आपने देखा कि तालिबान और पंजशीर के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ पंजशीर नहीं, 4 मैदान। तालिबान से जंग के 4 मैदान है। ये 4 मैदान आज आप पहली बार टेलीविजन पर देखने जा रहे हैं कि तालिबान ने किन किन राज्यों को युद्ध का मैदान बना दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पहला आपको दिखाऊं कि आखिर किस जगह पर तालिबान मौजूद है इस वक्त। अफगानिस्तान का नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद देखिए कि तालिबान किन किन जगहों पर भीषण युद्ध कर रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं हम अफगानिस्तान का नक्शा और ये 4 राज्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजदीक से मैं दिखाऊं। गजनी, पंजशीर, कपसा और बगलान, ये चारों राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनकी सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पंजशीर। पंजशीर आप देख रहे हैं, पंजशीर जिस पर आप दिन भर खबर सुन रहे हैं, दिन भर हालात जान रहे हैं, लेकिन पंजशीर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये है पंजशीर के हालात। पंजशीर में अहमद मसूद के टैंक्स मौजूद हैं। पंजशीर में लगातार लड़ाई हो रही है, लेकिन आपको बड़ी खबर यह बता दें कि पंजशीर से 25 किलोमीटर दूर मौजूद है तालिबानी। अब तक पंजशीर घाटी के अंदर दाखिल नहीं हो पाए हैं। ये युद्ध का पहला मैदान है पंजशीर राज्य। पंजशीर के ये देखिए लगातार गोलियां चल रही हैं और लगातार रोकने की कोशिश हो रही है तालिबान को। ये एक तस्वीर है। आइए दूसरा राज्य आपको लिए चलते हैं जो तालिबान के जंग का मैदान बना हुआ है। पंजशीर के अलावा कौन सा राज्य है? वो अगला राज्य है गजनी। ये जो गजनी देख रहे हैं पंजशीर से सटा हुआ, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा गजनी की तस्वीर। ये गजनी पे गेट था, ये विश्व प्रसिद्ध गेट, दुनिया के लोग इसे देखने आते थे, पहचान था गजनी का ये, लेकिन तालिबान ने इसे बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आतंकी चीजें बनाने के लिए नहीं, गिराने के लिए, खत्म करने के लिए और बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। ये गजनी के गेट को गिरा दिया। गजनी में भी ये युद्ध चल रहा है। आपको बताएंगे कि आखिर गजनी में क्यों जंग हो रही है, इन 4 राज्यों में तालिबान क्यों लड़ रहा है। तीसरा राज्य अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है कपिसा। यह है कपिसा और यह कपिसा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कपिसा में भी लड़ाई चल रही थी। कपिसा से बाकायदा टैंक्स, ये देख रहे हैं आप टैंक, अगर एम्बियंस के साथ में दिखाऊं, टैंक्स और कपिसा से बहुत से लोग निकल कर पहुंचे थे पंजशीर। ये जो सभी राज्य हैं ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये देखिए ये जो टैंक है और ये जो लोग आप देख रहे हैं लड़ा के, ये सैकड़ों की संख्या में कपिसा से लड़ा के निकल कर पंजशीर गए हैं तालिबान से लड़ने के लिए। ये जो तस्वीरें हम आपको देखिए, जाते हुए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब लोग आसपास के इलाके के लोग हैं, कबीलाई लोग जो पंजशीर पहुंचे। और अब बात चौथे और आखिरी राज्य की जो युद्ध का मैदान बना हुआ है, वो चौथा राज्य है बगलान। ये आप देख रहे हैं, ये बगलान है। ये बगलान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए बगलान में भीषण युद्ध हुआ। बगलान के कई शहर तालिबान ने जिन पर कब्जा किया, ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए लगातार फायरिंग हुई। बगलान की हकीकत यह है कि बगलान के कई प्रांतों पर पहले तालिबान ने कब्जा किया। नॉर्दर्न अलायंस की फोर्सेस ने उन्हें बाहर भगा दिया, लेकिन तालिबान ने कई जगह वापस कब्जा किया है। लेकिन ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं लड़ाई की तस्वीरें। अब एक बहुत बुनियादी सवाल है कि आखिर इन 4 राज्यों में, अफगानिस्तान के इन 4 राज्यों में क्यों जंग हो रही, क्यों यहां के लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं तालिबान के आगे? आइए अब आपको बताता हूं। न कर सरेंडर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इन 4 राज्यों में लड़ाई क्यों हो रही है। पहली वजह देखिए जरा, इन इलाकों में ताजिक समुदाय के लोग रहते हैं, ताजिक लोग रहते हैं इन 4 राज्यों में, पहली बात। दूसरी बात, जब तालिबान पश्तून लड़ाकों का एक ग्रुप है, यानी पश्तून जो है वो तालिबान को समर्थन करते हैं। तीसरी बात, ताजिक और तालिबान की लड़ाई पुरानी है। इन 4 राज्यों में ताजिक जाति रहती है और तालिबानी ज्यादातर पश्तून है, इन जातियों में नहीं बनती है। इसलिए इन 4 राज्यों में सरेंडर नहीं किया ताजिक जाति ने। इसलिए इन 4 राज्यों में तालिबान चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। ये चारों इलाके पंजशीर से सटे हुए हैं, लगे हुए पंजशीर से इलाके हैं। पंजशीर हमेशा तालिबान से युद्ध का केंद्र रहा है, जो पिछले 7 दिन से आप देख रहे हैं कि पंजशीर पीछे नहीं हट रहा है। पंजशीर की सीमा से लगे देश ताजिक बहुल्य हैं, यानी ताजिक जाति के लोग दूसरे देशों में, खासतौर पर उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में रहते हैं ताजिक, और उनका भी समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है पंजशीर को और आसपास के शहरों को। तालिबान से हार का मतलब यह है कि समुदाय का नुकसान,
पश्तूनों से हार, और इसलिए जो पड़ोसी मुल्क हैं वो आज साथ आकर खड़े हो गए। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसीलिए जो पंजशीर में मौजूद हैं वो तालिबान से लोहा ले रहे हैं। अमरुल्लाह साले जो पंजशीर में मौजूद है, उन्होंने आज ट्वीट किया सुबह। क्या लिखा है देखिए, जरा नजदीक से दिखाऊं। तालिबानी भोजन ईंधन को अंदराब में नहीं जाने दे रहे हैं। अंदराब एक जगह, वो आपको दिखाऊंगा भी। मानवीय स्थिति काफी खराब है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों पर भाग गए हैं। तालिबानी बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण कर रहे हैं और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहना था अमरुल्लाह साले का। आइए आपको अंदराब की तस्वीर दिखाता हूं। अंदराब दरअसल बगलान राज्य का एक जिला है और अंदराब में तालिबानी घुस गए थे, उन्हें खदेड़ा है। उसके बाद देखिए ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये अंदराब की महिलाएं हैं। यहां बताया गया कि बच्चों और महिलाओं को तालिबान ने बंधक बना लिया था। डर के मारे लोग अंदराब छोड़कर भाग गए हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको अंदराब की दिखा रहा हूं और इसी से जुड़ा हुआ जो ट्वीट किया वो अमरुल्लाह साले ने किया। लेकिन आपको अब मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जिससे तालिबान भी डरता है। सोचिए क्या कोई बचा है इस वक्त अफगानिस्तान में जिससे तालिबान भी खौफजदा हो? तो देखिए जरा तालिबान को किससे डर लगता है। तालिबान को डर लगता है अहमद मसूद से। ये अहमद मसूद को आप देख रहे हैं और ये उनके पिता अहमद शाह मसूद। अहमद मसूद के बारे में आपको बताता हूं, बहुत कम लोग अहमद मसूद को जानते हैं। 1989 की पैदाइश है। 1989 में अहमद मसूद का जन्म हुआ। अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद मसूद, और जल्दी से मूव करेंगे ईरान में। अहमद मसूद की पढ़ाई जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ईरान में इन्होंने हासिल की है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी से डिप्लोमा किया है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी से डिप्लोमा किया है। किंग्स कॉलेज लंदन से वॉर स्टडी में बीए किया है अहमद मसूद ने। अहमद मसूद खासे पढ़े लिखे। लंदन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए की डिग्री ली है। उसके बाद तालिबान से लड़ने पहुंचे हैं। 2016 में मसूद फाउंडेशन के सीईओ बने और 2016 के बाद 2019 में खुद को पिता का उत्तराधिकारी घोषित किया। यह अहमद शाह मसूद को आप देख रहे हैं। इनकी हत्या तालिबान ने 2001 में अलकायदा ने की थी और 2019 में अहमद मसूद ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया और इस वक्त नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की स्थापना की उसके बाद अहमद मसूद ने। तो ये अहमद मसूद है जिनसे तालिबान भी अब तक खौफ खा रहा है। अहमद मसूद ने कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बुनियादी सवाल है जो मेरे आपके किसी भी आम शख्स के जहन में आएगा कि अहमद मसूद से आखिर तालिबान डर क्यों रहा है? अहमद मसूद का खौफ किस बात का है? आइए अब आपको बताता हूं अहमद मसूद से डर की वजह क्या है। तालिबान की तमाम बर्बरता और दहशत के बीच अफगानिस्तान का एक प्रांत आज भी आजाद है। वहां न खौफ है, न डर, न खून खराबा। अगर कुछ है तो सिर्फ हरे भरे पहाड़, उनकी चोटियां, पंजशीर की घाटी और घाटी के बीच बहती हुई पंजशीर नदी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी यह घाटी तालिबान के लिए नासूर की तरह है जो आज भी उसे चुभ रही है। वक्त कोई भी हो, लेकिन पंजशीर तालिबान के सामने न कल झुका था, न आज झुका हुआ है और आगे भी नहीं झुकेगा। इस घाटी को नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ कहा जाता है। वही अलायंस जिसने 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की नाक में दम कर दिया। तब इस अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद थे और अब उनके बेटे अहमद मसूद तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद इस जंग में अकेले नहीं है। उनका साथ देने के लिए और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अफगान सेना के कमांडर भी अब पंजशीर पहुंच चुके हैं। अफगान सेना के वो सैनिक जो तालिबान के सामने झुके नहीं, उन्हें अब पंजशीर से नई उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा अफगान सेना के पूर्व कमांडर भी पंजशीर का रुख कर चुके हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की अगुवाई में रेजिस्टेंस फ्रंट की सेना भी तालिबान को कड़ी चुनौती दे रही है। बगलान हो या फिर अंदराब, दोनों जगह रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों की कब्र खोद दी और लगभग 350 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा आपको बताऊं, पंजशीर के शेरों को दूसरे मुल्कों की मदद भी मिलने लगी है। बाकायदा तजाकिस्तान ने
नॉर्दर्न अलायंस और अहमद मसूद का समर्थन करते हुए उन्हें हथियार भेजे, हेलीकॉप्टर और दूसरी सुविधाएं देनी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि तालिबान के खिलाफ अब पंजशीर मजबूती से खड़ा हो गया है। आइए अब मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कौन कौन से वो देश हैं जो पंजशीर और ताजिक समुदाय का साथ दे सकते हैं। जरा देखिए अफगानिस्तान के पड़ोसी कौन से हैं। जो पड़ोसी हैं वो पंजशीर से लगती हुई उनकी सीमाएं, ये अफगानिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, ये तजाकिस्तान है और ये पंजशीर है। बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, यहां भी ताजिक जाति रहती है और तजाकिस्तान में भी ताजिक समुदाय रहता है। और मैं आपको दिखाऊं यहां ईरान, ये जो पड़ोसी मुल्क हैं, क्या ये मदद देंगे? क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही तालिबान के साथ आकर खड़ा हो गया है। उधर चीन है, चीन भी तालिबान के साथ आकर खड़ा हो गया है। और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये वो 3 मुल्क हो सकते हैं जो आकर पंजशीर के लड़ाकों के साथ खड़े हो, या आसपास जो 4 राज्य हैं जो मैंने आपको दिखाया कि 4 मैदान जंग, वहां उनके साथ आकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत खास बात, कि आखिर पंजशीर के लड़ाके कब तक तालिबान से लड़ सकेंगे, कब तक तालिबान से लोहा ले सकेंगे, इसकी भी एक मियाद है। आखिर कैसे? देखिए जरा, 20 साल पहले भी तालिबान ने जब अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया था, तब भी पंजशीर घाटी खुद को बचाने में कामयाब रही थी। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं, तालिबान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बड़ा सवाल यह है कि पंजशीर के लड़ाके कब तक तालिबानियों का मुकाबला कर पाएंगे। जानकार क्या कहते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। जानकार कहते हैं पंजशीर तालिबान को बहुत देर तक टक्कर नहीं दे पाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि दुनिया के देशों का समर्थन इस बार पंजशीर को मिल पाएगा, कहना मुश्किल है। सुरक्षा जानकारों का कहना है कि पंजशीर के लड़ाके तालिबान को दूसरे किसी भी इलाके में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब कुछ हद तक तालिबान पंजशीर में तालिबान को पंजशीर टक्कर दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी संभावना है कि पंजशीर अपनी स्वायत्तता बनाए रखने में सफल हो जाए, अपनी ऑटोनॉमी में, और पंजशीर पर उसका नियंत्रण बना रहे। यह हो सकता है कि पंजशीर के लोगों का नियंत्रण सिर्फ पंजशीर तक हो, उसके आगे नियंत्रण ना हो। इसकी वजह यह है कि तालिबान के पास अमेरिकी हथियार हैं, जबकि पंजशीर के पास हथियारों की कमी है। एक तरफ तालिबान को पाकिस्तान का खुला समर्थन हासिल है, जबकि चीन और रूस जैसी महाशक्ति भी तालिबान के साथ है। ऐसे में पंजशीर को मदद नहीं मिल रही, जिसके बूते वो तालिबान के सामने ज्यादा टिक सके। दूसरी तरफ सूत्रों का कहना यह है कि अहमद मसूद सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, वो बातचीत को तैयार हो सकते हैं। और यही बात आज तालिबान ने भी कही कि वो पूरी कोशिश करेगा कि पंजशीर में लड़ाई की नौबत ना आए, पंजशीर से समझौता हो जाए। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजशीर टिकेगा, लड़ेगा या फिर कोई समझौते तक पहुंचेगा। बहरहाल एक और आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तक दुनिया के देशों को आपने देख लिया, लेकिन एक पोल खोल आज मैं करने जा रहा हूं। ये दुनिया के वो देश हैं, जरा नजदीक से दिखाइए। मुंह में अफगान और मुंह में हाय अफगान और बगल में तालिबान, ये है इन देशों की हकीकत। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, सबको दर्द हो रहा है। सब कह रहे हैं ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब तालिबान से बात कर रहे थे, ये सब तालिबान के साथ खड़े थे, और आज ये सारे देश मिल रहे हैं, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश G7 की बैठक में बातचीत करेंगे, तालिबान पर मंथन करेंगे कि आखिर तालिबान का इलाज क्या है। बड़ी बात यह है कि ये यहां बैठक कर रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं। दुनिया के ताकतवर देश बैठक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब तालिबान से बात कर रहे थे, ये सब तालिबान के संपर्क में थे, और उसके बाद बाकायदा पूरी डील हुई। उसके बाद ये बड़े बड़े देश तालिबान से बाहर निकले। आइए अब आपको बताऊं कौन कौन से वो देश हैं जो तालिबान से बात कर रहे थे और अब तालिबान पर बैठक कर रहे हैं। उन देशों से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से देश हैं जो बड़े देश तालिबान पर आज बातचीत कर रहे हैं। देखिए जरा पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जल्दी से इसे मूव करेंगे। ये जो बाइडेन को आप देख रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तालिबान पर बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के हालात पर बात कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, इमैनुअल मैक्रों इस बैठक में मौजूद थे। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति। अगली तस्वीर जल्दी से मूव करेंगे, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। तीसरा देश जो था
जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी इस बैठक में मौजूद थी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो तालिबान पर बात कर रहे थे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G7 की इस बैठक में शामिल थे, राष्ट्रपति इटली के सर्जियो ये भी इस बैठक के हिस्सा थे और नेटो ये स्पेशल इनवाइटी थे। नेटो के महासचिव जेन स्टोल्टनबर्ग इनको विशेष आमंत्रण दिया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। तो ये वो चेहरे हैं जो तालिबान पर बातचीत कर रहे थे, अफगानिस्तान में जो कब्जा तालिबान ने किया है उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो बैठक, ये ताकतवर देश जो बैठक कर रहे थे, ये बैठक में कुछ निकलेगा, कोई फरमान जारी करेंगे या बैठक दुनिया के लिए दिखावा है। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बैठक है। G7 यानी 7 बड़े देशों का संगठन जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आफत तालिबान के कोहराम से निपटने के लिए मिल रहा है। दुनिया में थू-थू होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कहने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 की बैठक बुलाई। दरअसल तालिबान को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। कुछ देश तालिबान के खिलाफ खड़े हैं तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो तभी जुबान में ही सही लेकिन तालिबान के साथ हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का भविष्य क्या होगा, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दुनिया के 7 शक्तिशाली देश मिले। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय भविष्य पर सस्पेंस है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं जो तालिबानी सरकार को मान्यता देने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे मुल्क हैं जो भले ही जुबान से तो तालिबान का विरोध कर रहे हैं लेकिन अंदर खाने उसके साथ खड़े हैं। और आइए अब आपको बताता हूं ये G7 बैठक क्या है। ये ताकतवर देश जो मिल रहे हैं एक साथ एक मंच पर, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ये क्या है G7 भला जरा देखिए। ये है G7 के लीडर्स, ये बड़े बड़े नेता, दुनिया के ताकतवर नेता इस बैठक में शामिल हुए। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, यानी 7 देशों का संगठन। इसको मूव करेंगे, इसमें मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 7 देश शामिल हैं जिनकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा इसके सदस्य हैं। जापान, इटली और जर्मनी भी G7 के सदस्य हैं और इसका मकसद मानवाधिकारों की रक्षा करना होता है, यानी ह्यूमन राइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया जाता है, यानी अब इन्हें अफगानिस्तान की शांति की परवाह है। G7 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है और इसमें यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेते हैं। हर बार हर देश बारी बारी से G7 की अध्यक्षता करता है। यह है G7 समिट के अंत में एक मेमोरेंडम जारी होता है और बड़ी बात यह है कि आखिर क्या फरमान जारी होता है तालिबान के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन आगे आपको बाद में बताऊंगा ये। लेकिन अभी मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ट्रंप का जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं G7 की, आपने देख लिया कि किस तरह से ये बातचीत कर रहे हैं G7 में तालिबान पर, लेकिन यही तालिबान से बातचीत कर रहे थे। अभी तालिबान पर बात कर रहे हैं, पहले तालिबान से बात कर रहे थे। आइए आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरें, देखिए जरा। तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरह से मुलाकात कर रहे थे वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पोम्पियो की अगर तस्वीर में दिखाऊं, ट्रंप के मंत्री किस तरह से मिले जाकर तालिबान से, दोहा में मुलाकात हुई और उसके बाद बाकायदा डील हुई। ये आपको बताएं, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वो रिपोर्ट देखिए जरा किस तरह से डील हुई और बाकायदा एक्सपोज करने वाली मैं रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। अभी ये शोर कर रहे हैं तालिबान क्या कर रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन कैसे अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों ने तालिबान के साथ डील की है, देखिए जरा रिपोर्ट। अमेरिका ने अफगानिस्तान को फंसाया। तालिबान के काबुल प्लान के पीछे अमेरिका। तालिबान को अफगानिस्तान सौंपने की डील। डील अमेरिका ने की तो अफगानिस्तान कैसे जिम्मेदार?
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले एक हफ्ते में कई बार कैमरे के सामने आकर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर अफसोस का दिखावा कर चुके हैं। बल्कि हकीकत यह है कि अमेरिका के एक नहीं दो राष्ट्रपतियों ने अफगानिस्तान से भागने का प्लान बनाया था। अब ट्रंप और बाइडेन अपना दामन बचाने के लिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जनता इनकी डील का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। Afghanistan, 19 years, going on 20 years, and there hasn't been a moment like this. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. In Afghanistan, 19 years, going on 20 years, and there hasn't been a moment like this. We've had very successful negotiations. We think they'll be successful in the end. ट्रंप तालिबान से डील को शानदार बता रहे थे तो मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप का बहाना बना रहे हैं। When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. लेकिन जरा ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो का बयान देखिए, जो उन्होंने तालिबान और अमेरिका के बीच समझौते के वक्त दिया था। अगर अफगानिस्तान के सभी पक्षों ने इस पर अमल नहीं किया तो यह रद्दी का ढेर बनकर रह जाएगा। मतलब अमेरिका को पहले से इस डील पर संदेह था, लेकिन ट्रंप अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए तालिबान से उसकी मर्जी की डील कर रहे थे, जबकि तालिबान के रुख में तब भी कोई बदलाव नहीं आया था। तालिबानी नेता बरादर ने कहा था कि इस्लामी मूल्यों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान में सभी को एकजुट होना चाहिए। एक बात शीशे की तरह साफ है कि अमेरिका अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर जितना भोला बनने की कोशिश कर रहा है, वो दुनिया के सामने उसका सबसे बड़ा छलावा है। तो आपने सुन लिया ट्रंप ने क्या कहा और बाइडेन ने क्या कहा। अब तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा पहली तस्वीर, माइक पॉम्पियो को पहचानते होंगे आप, ट्रंप की सरकार में मंत्री थे और ये तालिबान से मिलने के लिए पहुंचे उस दौर में, तालिबान से मुलाकात कर रहे थे। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर दोहा में, कतर के दोहा में बड़ी बैठक। ये देखिए सब तालिबानी बैठे हैं, इन्हीं को आप देख रहे होंगे आजकल अफगानिस्तान की सड़कों पर, अफगानिस्तान के अंदर यही सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे अमेरिका मुलाकात कर रहा था दोहा में। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, तीसरी तस्वीर देखिए कि मुल्ला बरादर उसी मंच पर मौजूद था और भाषण दे रहा था। मुल्ला बरादर को कभी CIA अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और अमेरिका के कहने पर ही पाकिस्तान ने रिहा कर दिया, और उसी मंच पर मुल्ला बरादर भाषण दे रहे थे। आइए मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान डील क्या हुई थी। दोनों की डील सुनिए जरा। पिछले साल अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति समझौता किया। इस डील के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस जाएगी। डील का पहला हिस्सा 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को लौटना है। 31 अगस्त में भी कुछ दिन बचे हैं, इसीलिए धमकी दे रहा है तालिबान कि 31 अगस्त से पहले पहले निकल जाओ। आगे डील में था चुनावी वादा पूरा करने के लिए ट्रंप ने जल्दबाजी में डील की, क्योंकि अमेरिका के लोगों को यह बताना था कि मैं ही सबसे बड़ा राष्ट्रपति हूं, मैं ही सबसे काबिल हूं और मैं ये डील करने के बाद सेना को वापस ले आऊंगा। आतंकवादियों को पनाह नहीं देने की शर्त भी इस डील में रखी गई थी, लेकिन आज आतंकी काबुल में खुलेआम बंदूक AK-47 लेकर घूम रहे हैं। तालिबान से अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी ली थी। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा की गारंटी ली थी कि मैं वहां से सुरक्षित भाग सकूं। यह गारंटी नहीं ली थी कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है यह ना हो। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर तालिबान हमला नहीं करेगा। देखिए जरा, यानी अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला नहीं करेगा। अफगानिस्तान में जो करना है आवाम के साथ करिए। अफगानिस्तान में हिंसा बंद कर बातचीत करेगा तालिबान, यह भी शर्त थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तस्वीरें पिछले 8 दिन से जो आपके सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि तालिबान से डील किसने की? अमेरिका ने। तालिबान से बात कौन कर रहा था? अमेरिका। तालिबान से अफगानिस्तान में आने की समझौता किसने किया? अमेरिका ने। और बाइडेन क्या कह रहे थे कि तालिबान जब घुसा अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान की फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई?
बाइडेन कह रहे थे अफगानिस्तान की फौज लड़ी क्यों नहीं, बाइडेन कह रहे थे कि गनी भाग क्यों गए, लेकिन समझौता तो बाइडेन तालिबान से कर चुके थे। सुनिए जरा बाइडेन को। I also urge them to engage in diplomacy, to seek a political settlement with the Taliban. This advice was flatly refused. Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. The political leaders of Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them. और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, बाइडेन को सुन लिया, अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती अमेरिका ने बहुत खूबसूरती से अफगानिस्तान की फौज और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पर थोप दी। अमेरिका का धोखा मैं आपको बताने चाह रहा हूं। देखिए कितना बड़ा धोखेबाज है अमेरिका। अमेरिका अब अफगानिस्तान को दोषी साबित कर रहा है। उसके सैनिक और राष्ट्रपति ने लड़ने का हौसला नहीं दिखाया, यह कहना था जो बाइडेन का। लेकिन तालिबान के साथ जो डील हुई थी वो अफगानिस्तान के लिए किसी धोखे से कम नहीं थी। तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, समझौते में अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया। सोचिए जरा, यानी तालिबान से अमेरिका बात कर रहा था और दूर दूर तक न सेना थी अफगान की न सरकार। दरअसल समझौते से अफगानिस्तान सरकार को दूर रखा गया था, अफगान जनता सेना को भरोसे में ही नहीं लिया गया, जिसके बाद इस डील के जमीन पर उतरने पर सवाल खड़े हो गए। शांति बहाली पर तालिबान से चर्चा होनी थी, लेकिन तालिबान ने आतंकी छोड़ने की शर्त रख दी और अब हार के लिए अमेरिका अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यह है अमेरिका का असली चेहरा। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, देखिए जरा कैसे अमेरिका ने अपनी सेना बुला ली है। देखिए C-17 ग्लोब मास्टर में अमेरिका की सेना भरकर वापस जा रही है। C-17 ग्लोब मास्टर में अमेरिकी सेना चढ़ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 31 अगस्त तक सब चले जाएंगे। दूसरी तस्वीर देखिए, जिस विमान से अमेरिकी सेना चढ़ रही है उसी कंपनी का विमान से मुल्ला बरादर उतर रहे हैं। वो विमान अमेरिका का था, यह विमान कतर का है। C-17 ग्लोब मास्टर, दोनों एक ही विमान है, कीमत भी एक ही है। अब आप समझिए अफगानिस्तान का असली खेल क्या है, तालिबान का असली डील क्या है अमेरिका के साथ। मुल्ला बरादर पूरे शान शौकत के साथ, तालिबान के सबसे बड़े नेता सह संस्थापक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में लैंड कर गए। और सोचिए मुल्ला बरादर के जमीन पर उतरने के बाद कैसे अब तालिबान अमेरिका को आंखें दिखा रहा। तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है। देखिए जरा धमकी, अमेरिका को अब धमकाने लगा है अफगानिस्तान की जमीन पर उतरने के बाद। तालिबान ने कहा 31 अगस्त तक खाली कर दो अफगानिस्तान, पूरी तरह से बैग पैक कर लो। तालिबान ने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है, अगर नहीं गए 31 अगस्त तक तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सैनिकों की वापसी में नहीं हो कोई देर और 31 अगस्त की डेडलाइन में बदलाव नहीं होगा। और सोचिए ये धमकी के बाद अमेरिका थर थर कांपने लगा, अमेरिका डर गया। सोचिए तालिबान की एक धमकी से रूह कांप गई अमेरिका की। और अमेरिका के CIA जो खुफिया एजेंसी है उसके हेड मुल्ला बरादर से मिलने पहुंच गए। ये देख रहे हैं अमेरिका के CIA के चीफ, ये जो आप देख रहे हैं मुल्ला बरादर से काबुल में मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई सिर्फ एक धमकी के बाद। यह है दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की हैसियत। काबुल के अंदर घंटों ये मीटिंग चली कि मुझे धमकाइए मत, मुझे वक्त दीजिए। अब अमेरिका तालिबान के आगे गिड़गिड़ा रहा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं तालिबान के आगे कैसे झुक गया अमेरिका। सुपर पावर अमेरिका तालिबान के आगे आज घुटनों पर है। सीक्रेट डील हो रही है काबुल के अंदर। अमेरिका रोज तालिबान से बात कर रहा है। अमेरिका तालिबान की गुप्त मुलाकात हुई, बरादर से CIA के डायरेक्टर विलियम J. बर्न्स ने मुलाकात की है और तालिबान की धमकी के बाद यह मुलाकात हुई है। सोचिए अमेरिका का खौफ। इस बैठक में सैनिकों की वापसी की डेडलाइन बढ़ाने पर चर्चा हुई, क्योंकि तालिबान ने 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी, अफगानिस्तान से पूरी तरह से जाने की चेतावनी दे दी। और इसके बाद सोमवार को काबुल में यह बातचीत हुई। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की
तालिबान के साथ यह पहली बातचीत है और इसके साथ ही इस बैठक में अमेरिकी और दूसरे देशों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा हुई। सुरक्षा राजनीतिक चैनलों के जरिए अमेरिका की तालिबान से लगातार बातचीत जारी है। यह अमेरिका का डर और खौफ भी है। सोचिए जरा, आज ये भारत की बात है में हमने अमेरिका की हकीकत आपको बता दी कि कैसे मुंह में अफगान का दर्द है और बगल में तालिबान। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।